हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो हमारा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है उसके एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो एसएसटी थर्ड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमारी सीरीज है। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 2016 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था, आज हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। उसके पहले देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है सत्यम क्लासेस। तो ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डीएलएड इसके साथ साथ टेट और सी टेट या किसी भी ऐसे टीचिंग जो हमारा एक स्कोप है उसके लिए जितनी भी तैयारियां होती हैं आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आप लोग जान लीजिए कि 1 मई को, ठीक है, 1 मई को हमारा ऐप ये जो है उसमें पेड कोर्स, हमारा मैथ का पेड कोर्स और बहुत सारे पेड कोर्स हैं जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के लिए हैं। हमारे फोर्थ सेमेस्टर के लिए है ये सारे के सारे ये पेड कोर्स क्या हो रहे हैं, लॉन्च हो जा रहे हैं। तो आप प्लीज इस ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे पेड कोर्स को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे ये 8वां क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। तो इसके पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, जो 2016 का हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया है, उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो लघुत्तरी है उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जाकर के हमारे पार्ट फर्स्ट के वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं 8वें क्वेश्चन से। देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकार नहीं है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन लोग अक्सर पढ़ते टाइम अधिकार नहीं है, नहीं और हाँ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, अधिकार है बहुत लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। पहला देखिए 8वें का जो पहला ऑप्शन है अ वाला, उसमें लिखा है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना। ठीक। दूसरा हमारा ऑप्शन है विदेशों में राजदूत की नियुक्ति पदच्युत करना। ठीक। सी वाला ऑप्शन है संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना। और लास्ट हमारा है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। ठीक। तो ये पूरा आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। आप अगर पढ़े होंगे जो आप लोग के सेमेस्टर में दिया हुआ है, आप लोगों के सेमेस्टर में ये दिया होगा कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति हैं उनको तो संकटकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। जब हम आर्टिकल्स देखते हैं, जब हम संविधान के अनुच्छेद देखते हैं तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये ऐसे 3 आर्टिकल्स हमें संविधान में मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि संकट के काल में राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति के अधिकार में है। दूसरा विदेशों में राजदूत की नियुक्ति। तो देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हमारा देश है या कोई भी विदेशी है तो वो हमारे यहाँ अपना शांति भवन बनाते हैं या राजदूत भवन बनाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ के भी लोग, यानी कि हमारे देश के लोग भी विदेशों में जा करके अपना एक राजदूत भवन बनाते हैं। तो राजदूत भवन में रहता कौन है, राजदूत ही रहेंगे। ठीक है, तो विदेशों में जो नियुक्ति राजदूतों की होती है वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी राष्ट्रपति के अधिकार में आएगा। तीसरा हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, तो संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना। तो सही चीज है। देखिए जो हमारा चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, चुनाव आयुक्त ही चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव करवाने के लिए आदेश देता कौन है, तो चुनाव करवाने के लिए जो आदेश है वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। और संसद को भंग करने का भी अधिकार किसको है,
राष्ट्रपति को है। जबकि यहाँ पे देखिए एक चीज क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ संसद को भंग करना ना लिख करके यहाँ पे लोकसभा को भंग करना लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो कभी भंग ही नहीं हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रति दूसरे वर्ष कुछ कुछ करके क्या होते हैं कि रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्यों की क्या होती है, भर्ती होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि संसद को भंग करना तथा नए नए चुनाव के लिए आदेश देना ये किसके अधिकार में है, राष्ट्रपति के अधिकार में है। लेकिन ये डी वाला ऑप्शन आप देखिए, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये काम जो है ये राष्ट्रपति नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो इतना पता होगा कि 2022 में क्या होने वाला है कि हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या होने वाला है? विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जो राज्यों में विधानसभा का काम है वही काम केंद्र सरकार में या केंद्र में कह सकते हैं किसका है, लोकसभा का है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि लोकसभा हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति के आदेश से भंग कर दिया जाता है और हर 5वें वर्ष लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव होगा, ना कि उनके सदस्यों की नियुक्ति। तो इस तरीके से जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8वें का डी, या उसको हम क्या कह सकते हैं, द, जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखिए प्रथम नागरिक हम उसको कहते हैं जो देश को चलाता है या देश का सबसे प्रमुख होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये सब लोग मंत्री ही होते हैं। ठीक है, ये सब लोग एक कैटेगरी के मंत्री ही हैं। लेकिन मंत्री होने के साथ साथ आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है या कहीं पर, अभी हम पहले ही क्वेश्चन में 8वें वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए हैं कि कहीं पर जब राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात होगी या कोई भी चीज इस तरह से बात होगा तो जो सर्वोच्च अधिकारिता प्राप्त होती है वो किसको मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती है। किसको मिलती है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे 9वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9वें का हमारा अ वाला ऑप्शन सही है, या 9वें का हम ए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन हमारे हैं 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। ठीक है, तो देखिए अंटार्कटिका वाला क्षेत्र जब आप देखेंगे ये हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी हमें पता है कि 23.5 अंश झुकी है। अच्छा, आप लोग कभी एक चीज नोटिस नहीं किए होंगे कि हमें ये पता कैसे है कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए ये गोला है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा पृथ्वी किस साइड झुका हुआ है। तो ये जो हमारी पृथ्वी चपटी है ना, जब आप इस पे कोई ऐसे जब आप भूमध्य रेखा खींचते हैं तो वो इस तरीके से जाती है। यानी कि जो ये पॉइंट आप देखेंगे वो एकदम सीधा ऐसे नहीं है, वो एक आपका चपटा हुआ भाग यहाँ पर है और एक चपटा भाग यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई है, और 66.5 अंश का क्या वो बनाती है, कोण बनाती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि झुकाव कितना है और कोण कितना बनाती है। ठीक है, झुकाव कितना है और कोण कितना बनाती है। तो पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश है और कोण कितना बनाती है, ये 66.5 अंश बनाती है। चलिए एक चीज और आपको हम यहीं पे इंपॉर्टेंट बता देते हैं। वैसे देखिए जनरली हम बोल देते हैं कि हमारी पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश है। ठीक है, जनरली हम बोल देते हैं, लेकिन ये आप लोग को जानना चाहिए कि 365 दिन पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश नहीं होता है। ये झुकाव जो होता है ये समय के साथ बदलता रहता है। तो जो पृथ्वी का झुकाव है ये 23.5 अंश से लेकर के 25 अंश के बीच रहता है। ठीक है, लेकिन हम एवरेज में इसको क्या बोलते हैं कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 अंश है। तो देखिए क्या होता है कि जब ठंडी का सीजन आता है, ठंडियां हमारे यहाँ शुरू होती हैं, तो जो सूरज होता है, अब आप लोग मान लीजिए ये सूरज है, सूरज से जितनी दूरी पे यानी कि जितनी
तिरछी किरणें पड़ेंगी वहां पे ठंड अधिक पड़ेगी और रात जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जब ठंडियां आती हैं तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में 24 घंटे का क्या होने लगता है, अंधेरा होने लगता है। तो इस तरीके से हमारे 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10वें का ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 10वें का सी सही होगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, स सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। देखिए जो अबीर और गुलाल अक्सर हम होली के टाइम पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, कब यूज करते हैं, होली के टाइम पे यूज करते हैं। लेकिन ऐसे ही कभी आप रंगोली बनाने के लिए या किसी भी ऐसे फंक्शन में हम अक्सर रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो जब ये चीजें आप लाते हैं, अबीर और गुलाल लाते हैं, तो उसमें आप कभी ध्यान से देखिएगा हल्के हल्के रंगीन पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो क्या है, ऑप्शन हमारा ए गेरू, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी बर्फ। ठीक, तो देखिए बर्फ तो होने से रहा, क्योंकि बर्फ रहेगा तो तुरंत गल जाएगा, जाहिर सी बात है। चांदी भी नहीं रहता है और गेरू भी नहीं रहता, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। तो 11वें का ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, 11वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अबीर और गुलाल में जो हमको हल्के रंग के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं, अभ्रक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये अकबर के शासनकाल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अकबर आपको पता होगा कि ये मुगल साम्राज्य से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है, मुगल साम्राज्य से बिलोंग करता है। जब आप मुगल का पूरा वंश देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, बाबर आता है। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। और हुमायूं के बाद कौन आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है। ठीक है, तो जो मुगल थे इनको हम कल आपको बताए थे कि ये चगताई तुर्क थे। कौन थे ये चगताई तुर्क थे। ठीक, तो इनकी जो भाषा थी वो तुर्कों वाली भाषा थी, ये अरबी फारसी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे। तो इनके यहाँ जितने भी पोस्ट होते थे, ठीक है, उन हर पोस्ट को अलग अलग नाम देते थे। ठीक है, तो अकबर के शासन काल में एक पोस्ट होता था आमिल। आमिल, ठीक है, आप पोस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पद। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक एक पद है आपका। ठीक है, शिक्षक में भी जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर। इस तरह से हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आमिल जो शब्द था वो अकबर के शासन काल में ये राजस्व वसूलने का काम करते थे। क्या काम करते थे, राजस्व वसूलने का काम करते थे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अकबर के शासन काल में आमिल कौन थे, राजस्व वसूलने वाले होते थे, राजस्व वसूलने वाले अधिकारी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम पूछा गया है। तो अगर आप लोग जहांगीर को पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता होगा जहांगीर के बारे में कि जो मुगल साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य में जो जहांगीर का शासनकाल था, मुगल साम्राज्य में जो जहांगीर का शासनकाल था, इसके शासनकाल में जो चित्रकला थी, कौन सी कला, चित्रकला थी, वो बहुत ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जहांगीर के पूर्वजों में आप जाइए तो आपको मिलेंगे बाबर। ठीक है, तो जो चित्रकला की शुरुआत हुई, चित्रकला की शुरुआत जब देखते हैं हम तो ये बाबर के ही शासनकाल से हो जाता है। चित्रकला की शुरुआत बाबर के ही शासनकाल से हो जाता है, लेकिन इसका जो डेवलप होने वाला प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपने टॉप पर रहती है। ठीक है, और आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि जहांगीर के शासन काल में कौन कौन से चित्रकार हुए कि जिन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जहांगीर के चित्रकारियों के बारे में हमको बताएंगे। चलिए अब देखिए जहांगीर जो था ये एक तरीके से अपनी आत्मकथा भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये अपनी आत्मकथा लिखा और उस आत्मकथा को इसने नाम दिया तुजुक ए
जहांगीरी। क्या नाम दिया? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक। अभी हम कल आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि बाबर ने कौन सा किताब लिखा था? तुजुक ए बाबरी। कौन सा किताब लिखा था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। तो देखिए तुजुक ए शब्द जो आ रहा है, तुजुक ए का मतलब होता है आत्मकथा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? आत्मकथा से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से तुजुक ए जहांगीरी जो है वो किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। तो आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा को क्या नाम दिया गया? तुजुक ए जहांगीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दीवाने खास तथा दीवाने आम किसने बनवाया था? दीवाने खास तथा दीवाने आम किसने बनवाया था? तो देखिए जो एक तरीके से कह सकते हैं कि शिल्प कला या भवन निर्माण, ठीक है, शिल्प कला, भवन निर्माण, ये सारी की सारी चीजें किसके समय में स्टार्ट हुई? तो ये सभी चीजें स्टार्ट हुई शाहजहां के शासनकाल में। ये शुरुआत हम नहीं कह सकते, शाहजहां के शासनकाल में ये बहुत आगे बढ़ चुका था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में बहुत आगे बढ़ चुका था। आप जितने भी मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इमारतें देखेंगे उसमें जितनी अच्छी इमारतें आपको शाहजहां के शासनकाल में मिलेंगी वो और किसी मुगल शासक के आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, ये सारे जो हैं ये सब मुगल से ही रिलेटेड है। लेकिन जो एक तरीके से बेहतर कह सकते हैं कि बेहतर मुगलों ने जो अच्छे से बनवाया इमारतों, उसमें सबसे ज्यादा इमारत शाहजहां ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनवाया था। तो शाहजहां ने ही दीवाने आम तथा दीवाने खास, दीवाने खास तथा दीवाने आम, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाटिए। किसको छाटिए? धात्विक पदार्थों को। तो आप लोगों को पता होगा कि हम धातु किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जब धातु, तो उसमें आपको पढ़े होंगे धात्विक और अधात्विक। क्या पढ़े होंगे? अधात्विक। तो धात्विक हम किसको कहते हैं? वे सारे तत्व या वे सारे पदार्थ जिनको हम पीटे, ठीक है, पीटे उसको खींचे, ठीक, तो इस तरीके से वो भंगुर ना हो जाए। ठीक है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं तारतम्यता हो, वो बढ़ते हुए रहें। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ कैसे कहलाएंगे? धात्विक पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन जिन पदार्थों को पीटने पर वो तुरंत भंगुर हो जाए, तुरंत टूट जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? अधात्विक पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो धात्विक पदार्थ, देखिए लोहा को आप देखेंगे तो लोहा को आप जितना पीटते हैं वो बढ़ता रहता है। लोहे को आप देखे होंगे कि मोटी से मोटी चद्दर और आपको पतली से पतली चद्दर भी देखने को मिलेंगे। कभी एक छोटे से लोहे से आप खूब बड़ा सा एक बड़ा चद्दर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन गंधक और अभ्रक, इन दोनों को आप पीटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? आप टूट जाएंगे। लेकिन तांबा और सोना, ये दोनों भी क्या होते हैं? धात्विक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इनको चाहे जितना आप पीटे खींचे, ये जल्दी टूटने वाले नहीं है। आप लोग को ये भी पता होगा कि सोना जो है इसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा सोना लेते हैं तो बहुत लंबाई तक इसको एक पतली तार बना सकते हैं। लेकिन कोयला क्या है? कोयला भी अधात्विक है। ठीक है, तो हमसे धात्विक पदार्थ पूछा है। धात्विक पदार्थ में क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 22वां वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या सही होगा? लोहा, तांबा और कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बता दो, हम भी जाएंगे लेकर के आएंगे। क्यों? सही है ना? तो देखिए पता सबको है लेकिन जाके ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि भारत सरकार वहां पे खुद ही निकाल रही है सोना, तो हमें थोड़ी ना बोलेगी भैया आओ सोना लेकर के जाओ। देखिए जब हम देखते हैं अपना पूरा का पूरा भारत, ठीक है, भारत का विस्तार देखते हैं तो भारत में हमें दक्षिण भारत में एक जगह मिलता है कर्नाटका। ठीक है, या कर्नाटक हम उसको बोलते हैं। कर्नाटक में एक खान है
उस खान को बोलते हैं कोलार की खान। कौन सी खान बोलते हैं? कोलार की खान। तो कोलार की खान से भारत में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है या पाया जाता है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉक्साइट का कोई एक उपयोग बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क में। सबसे पहले आप हमको इसका बताएंगे कि बॉक्साइट जो है इसका उपयोग तो बताएंगे ही बताएंगे, और बताएंगे कि बॉक्साइट से और क्या बन सकता है, क्या क्या इसका हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो भी है। ये बॉक्साइट के डिटेल आप हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बॉक्साइट कहाँ से हमें मिलता है, भारत में इसका उत्पादन कहाँ है या खनन कह सकते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमको बताएंगे। जनरली एक यूज हम आपको बता दे रहे हैं, इसका हवाई जहाज में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से देखिए हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो खत्म हो गया। देखिए ये आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पार्ट थर्ड 2016 का पेपर का दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद के जितने सारे क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं वे सारे क्वेश्चन हम अपने पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने घर। आप भी आराम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, कोरोना से बच के रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे जो हमारे पेड कोर्स हैं आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।